हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम एसटी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम एसटी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में खोजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखा गया? तो ये रखा गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, दंती दुर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं बिल्हन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिल्हन जो है इसके लेखक हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से थी, या माया वंश से, लिच्छवी वंश से, या कोलिया वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिया वंश से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुआ था? तो ये किया गया था वसुमित्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वसुमित्र के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था कनिष्क के शासनकाल में जो कश्मीर में बौद्ध संगति हुआ था, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है वज्रपाणी, मंजूश्री, और ऑप्शन नंबर सी है पदपानी, और डी है मैत्रेय। तो इसका आंसर होगा पदपानी, ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही होगा, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है उसका संस्थापक नागार्जुन था, वह जो है किस शासक के समकालीन था ये बताना है। तो ये था कनिष्क के समकालीन था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाराष्ट्र में स्थित है कार्ले की बौद्ध गुफाएं, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किताब उल हिंद रचना के लेखक का क्या नाम है? किताब उल हिंद जो किताब है लिखा गया है किसके द्वारा ये बताना है आपको। तो ये लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके भूभाग के लिए बहमनी राज एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? कौन सा वो भूभाग था जिसके लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य एक दूसरे से लड़ते रहे? तो ये कौन सा भूभाग था? तो ये था रायचूर दोआब, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रायचूर दोआब के लिए इन दोनों साम्राज्य ने, बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य दोनों बार बार लड़ते रहते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैदास, सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? ऑप्शन है नामदेव, रामानुज, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभाचार्य, और डी है रामानंद। तो किसके थे अनुयायी? तो ये थे रामानंद के। किसके? रामानंद के, ऑप्शन डी सही होगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के थे संत कवि मलुक दास? मलुक दास एक संत कवि थे कड़ा के, कहाँ के? कड़ा के, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि जो किसको दिया गया था जहांगीर के द्वारा? तो ये दिया गया था विलियम हॉकिंस को। किसको? ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस को दिया गया था
इंग्लिश खां की उपाधि, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? देशी रियासतों में कौन सा जो था यथावत समझौते का पक्षधर था? तो वो था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया है? तो ये है जालियांवाला बाग का नरसंहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में सामन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? सामन कमीशन जो है 1928 में आया था, किस उद्देश्य से? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। किसके लिए आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पुनः समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? कौन जो है सिग्नेचर नहीं किए थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। महात्मा गांधी जो है सिग्नेचर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? किस अधिवेशन में अस्वीकार किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को? तो यह अस्वीकार किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ था, उसमें अस्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था? किस अधिवेशन में अवगत कराया गया था? तो ये अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 में अवगत कराया गया था, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को? तो ये फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के में। लाहौर षड्यंत्र केस के में जो है इन दोनों को फांसी दिया गया था, याद रखना आपको। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कौन सा स्थान था? तो ये था पूर्वी बंगाल में। कहाँ? पूर्वी बंगाल में ये स्थान था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो ये हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष को जो है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? यह जमनालाल बजाज का विवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसके द्वारा हिस्सा लिया गया था? कृषक के द्वारा या मध्यम वर्ग के द्वारा, जनता के द्वारा या मजदूर के द्वारा? तो ये हिस्सा लिया गया था मजदूर के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी थी? कौन सी उपाधि जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया था जो कि बाद में वापस कर दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान? तो ये केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, याद रखना आपको। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में जो है मानव का
सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो ये मिलता है कहाँ पे? नर्मदा घाटी में, याद रखना आपको, नर्मदा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? कौन सा राज्य में जो है जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में बारिश होती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मैंगनीज का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में? किस राज्य में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है। गन्ना का खेती जो है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, किस राज्य में होता है, ये बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। ये होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। गन्ना का खेती जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? किस परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध? तो ये है चंबल परियोजना का भाग। किसका है? चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया? भारत द्वारा किस नदी पर बनाया जा रहा है? किस नदी पर जो है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? ऑप्शन है झेलम नदी, सिंध नदी, और सी है चिनाब नदी और सतलज नदी। तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे, याद रखना आपको, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है बगलिहार परियोजना। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, अरुणाचल को तिब्बत से, चंबा को सिप्ती से, या कलिम्पोंग को लहासा से? तो जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी जो है किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होके चंबल नदी बहती है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा एक खुला सागर बंदरिया है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम? इनमें से कौन सा है जो एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये है हल्दिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हल्दिया जो है एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है? कौन सा झील है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है? अष्टमुडी, चिल्का, पुलिकुट, कोल्लेरू? तो ये कौन सा झील है? ये है अष्टमुडी झील, ये जो है पश्चिमी घाट पर स्थित है, याद रखना है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस नदी पे जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप जो है, माजुली आइलैंड, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे कौन हैं? कुल्लू घाटी जो है किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रन ज्योति तथा नगटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक? किसके बीच अवस्थित है? तो ये है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? कौन सा जनजाति जो है दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, उस दिन दुखी मनाती है? कौन सा जनजाति दिवाली के दिन? तो ये है थारू जनजाति। कौन सा? थारू जनजाति जो है दिवाली के दिन शोक का त्यौहार मनाती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, गरजती चालीसा, प्रंड पचासा और चीखता साठा क्या है? ये किस चीज़ का नाम है? गरजती चालीसा,
प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा, ये किस चीज़ का नाम है? तो ये है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने का नाम है। ये हवा का नाम है। दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती है, पश्चिमी हवा, उसका नाम है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत इस संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है संबंधित है किससे? ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक? तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना आपको, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? कौन सा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों तथा स्त्रियों को दोनों को समान काम के लिए समान वेतन हो। कौन सा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत? तो यह ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों तथा स्त्रियों को दोनों को जो है समान काम के लिए समान वेतन हो, ऐसा नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? किन परिस्थितियों में की जा सकती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार? तो ये किया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये किया गया 338 का क के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक किया गया आयोग का गठन। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य है? ये किया गया अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है ये लिया गया निर्णय शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यह है संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? वो कौन से डेट पे पारित हुआ है दल बदल निरोधक अधिनियम? ऑप्शन है 17 फरवरी 1985 और ऑप्शन नंबर बी है 15 फरवरी 1985। ऑप्शन नंबर सी है 30 मार्च 1950। ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 1985। तो ये है 15 फरवरी 1985 को हुआ है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? विश्व के कितने देशों में जो है अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो ये है 22 देशों में जो है अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है? यह है गुट निरपेक्षता। ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये है। एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, ये भी है पंचशील का सिद्धांत में। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक और हस्तक्षेप है, ये भी है पंचशील के सिद्धांत में, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत ये हुआ था 1955 में बीजी खेड़ की अध्यक्षता में। याद रखना आपको, 1955 में जो है बीजी खेड़ की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या होगा? यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द जो है ये किससे संबंधित है? बैंकिंग से, बीमा क्षेत्र से, या शेयर बाजार से, या भौगोलिक क्षेत्र से? किससे संबंधित है एक्चुअरीज शब्द? ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है एक्चुअरीज शब्द। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चालू खाते में रुपया के पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है? यह है 1994 से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1994 से घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी बाधाएं आती है उसको समाप्त करना है, वैश्वीकरण से यही अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के कुल नगरीय जनसंख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान लगभग कितना है? ये है 43%। याद रखना आपको, 43%। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को किया गया। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? ये होता है सरकार का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सरकार का नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 2018-19 एवं 19-20 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का न्यूनतम कितना रखा गया है? ये रखा गया है 1.5 गुना। याद रखना आपको, 1.5 गुना रखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी तना काट से। ये सही होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ये किया गया था प्लूटोनियम। याद रखना आपको, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? ऑप्शन है आपके सामने, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टायरीन। तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन। याद रखना आपको, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है? पौधों में जो है अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है
परागकोश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परागकोश। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? तो सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो यह है केल्विन। याद रखना है, रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि ऑप्शन है उसकी सघनता उच्च है, वह धातु है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, इसलिए रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये है श्रेणी द्वितीय लीवर का। किसका? श्रेणी द्वितीय लीवर का उदाहरण है एक पहिया ठेला। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अचर गति से चलती है, क्या होता है उसका वेग सदैव एक सा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। याद रखना है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति क्या होती है? ये होती है प्रकाश के बराबर। किसके बराबर? प्रकाश के, लाइट के बराबर होती है ऊष्मा विकिरणों की गति। एक फ्रिज में शीतलक है, क्या है शीतलक? नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या फ्रियोन है? तो ये होगा फ्रियोन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शीतलक होता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के जो है आविष्कारक कौन है? तो ये हैं वाटरमैन। कौन है? वाटरमैन। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, जब चींटियां काटती है तो वो अंतःक्षेपित करती है। कौन सा अम्ल निकलता है जब चींटियां काटती है? तो ये निकलती है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? कौन सा एसिड प्रयोग होता है मोटर वाहन की बैटरियों में? तो ये होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए? ये मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। याद रखना आपको। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? गोबर गैस का जो है प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये है मीथेन। कौन सा है? मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों के समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं, इनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और मीथेन गैस जो है तीनों का जो है द्रव्यमान समान स्थितियों में रखा जाता है, जिसका आयतन का अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है 1:1:1, 1:16:2, 2:16:1, 1:4:1। तो ये है 1:16:2 के रेशियो में रखा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी प्राधिकरण ने पतंजलि पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 75 करोड़ का, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा 22 मई 2020 को जारी सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण कितने रुपये है? ये है 1.3 करोड़ रुपया, 1.3 करोड़ लाख करोड़ 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 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ वो क्या थे? किस क्षेत्र में से संबंधित, वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे योगेश गौड़? तो वह थे एक प्रसिद्ध गीतकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रसिद्ध गीतकार थे योगेश गौड़, याद रखना। अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? अजीत जोगी जो है वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? वो थे छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय क्षेत्र काला पानी और लिपू लेक को मई 2020 में जारी मानचित्र में अपने देश के नाम को देश में शामिल कर दर्शाया है? कौन सा देश है जो ये काला पानी और लिपू लेक को अपना मानचित्र में दर्शाया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार। तो ये कौन सा देश है? ये है नेपाल, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं शुरू की, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो ये है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ये जो है तीनों योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया और ये तीनों शामिल है, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से सम्मानित जिनेथ बदौया लीमा हैं। कहाँ के पत्रकार हैं जो यूनेस्को द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है किसको? जिनेथ बदौया लीमा को। वो कौन से देश से हैं? तो ये हैं कोलंबियाई खोजी पत्रकार, कोलंबिया से संबंधित है, कोलंबिया के हैं जिनेथ बदौया लीमा। नेक्स्ट है, भारत में मार्च 2020 में किस देश के साथ 15,295 करोड़ के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन देश के साथ हस्ताक्षर किया गया? ये है जापान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जापान के साथ समझौता किया गया है हस्ताक्षर की परियोजना पे। नेक्स्ट है, भावना देहरिया हैं, वो क्या है? भावना देहरिया जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित है? भावना देहरिया क्या है? पर्वतारोही हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, शिक्षाविद हैं या युवा वैज्ञानिक हैं? तो भावना देवरिया जो है ये पर्वतारोही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आपको याद रखना पर्वतारोही है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो किसका प्रतीक है? समर्पण का, न्याय का। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति एवं सभ्यता का, डी है परिवार नियोजन का। तो यह लाल त्रिकोण के परिवार नियोजन का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में प्रदान किया गया अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार? ये दिया गया कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ इग्नू की स्थापना 1985 में, याद रखना आपको 1985 में। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? तो ये है सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई? राष्ट्रीय ध्वज को जो है आम लोगों के फहराने की अनुमति कब दी गई? ये दिया गया कब? 26 जनवरी 2002 को। नेक्स्ट है, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पे। याद रखना आपको, गंगा गंडक के संगम पे हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला जिसको बोलते हैं वहाँ पे आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पे। याद रखना आपको। नेक्स्ट है, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उर्दू को जो दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, बिहार। नेक्स्ट है, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? ये हुआ 1981 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1981 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। बिहार का जो है राजकीय मछली क्या है? तो ये है बिहार का राजकीय मछली क्या है? देसी मांगूर। देसी मांगूर जो है बिहार का राजकीय मछली है। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये होगा तिरहुत। कहाँ होगा? तिरहुत से। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आभास झा, अरविंद सुब्रमण्यम, नरेंद्र जाधव, विवेक देवराय। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है आभास झा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आभास झा। तो ये था दोस्तों आज का बिहार एसआई का सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद करते हैं आपको देखने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए देखते रहिए जीपीएम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।